number start from 1. And next is whole number. Whole number start from 0. 0, 1, 2, 3, up to so on. So what is the difference between the natural number and whole number? Natural number start from 1 and whole number start from 0. There is a real line. Here we have a 0, 1, 2, 3, 4. And a -1, -2, -3 up to so on. 0 से जो राइट साइड पे हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर हैं. अभी हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर डिस्कस कर रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर क्या है. पॉजिटिव नंबर से ही नेचुरल नंबर आएंगे, पॉजिटिव नंबर से ही होल नंबर आएंगे. अभी हम सिर्फ इसकी पॉजिटिव साइड जो डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं. सो नेक्स्ट इज इवन नंबर. Even number, or you can set real number, set of integer. क्योंकि ये इसके रिलेटेड है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. We have discussed 0 to up to plus numbers and 1 to up to plus number. अब जिसमें माइनस वाले भी इंक्लूड हो जाएं, माइनस वाले भी सारे इंक्लूड हो जाएं, 0 भी इंक्लूड है, सारे जो नंबर हैं उसको हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर और रियल नंबर्स. सो रियल नंबर का सेट कैसा आएगा? 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन. जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर इंक्लूड हो जाए, 0 भी इंक्लूड हो जाए, तो उसको हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर और रियल नंबर. रियल नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि रियल लाइन जो है वो ये सारी इंक्लूड हो जाती है, इसलिए इसका दूसरा नाम जो बुक में रिप्रेजेंट होता है इसका रिप्रेजेंटेशन होती है इस तरह Z से लिखी होती है. लेकिन ये सेट ऑफ इंटीजर और रियल नंबर एक ही चीज है, एक ही चीज के दोनों नाम. तो अभी तक हमने 3 चीजें डिस्कस की हैं. ये मैं सीक्वेंस वाइज इसलिए चल रहा हूं ताकि आपको इसको याद रखने में आसानी हो जाए. 1 से जो स्टार्ट होगा वो क्या है? नेचुरल. 0 से जो स्टार्ट होगा वो क्या है? होल नंबर. और जिसमें माइनस वाले भी सारे आ जाएं, जो ऊपर लिखे हैं वो भी सारे आ जाएं, तो वो क्या बन जाता है? सेट ऑफ रियल नंबर. सो ये बताने का मकसद ये है कि एमसीक्यूज में क्वेश्चन इस तरह से ही आते हैं. कोई उसने सेट दिया होगा, पूछेगा ये कौन सा है? रियल नंबर का है, इवन नंबर का है, होल नंबर का है, 4-5 आपको चीजें देगा. तो इसलिए ये याद रखना बड़ा जरूरी है, इसलिए मैंने इनको सीक्वेंस से चलाया. तो नेक्स्ट जो है हमारे पास आ रहा है इवन नंबर. इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर जो हैं ये स्टार्ट होते हैं 0, 2, 4, 6 अप टू सो ऑन. इवन नंबर का मतलब है द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2. जो 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं इवन नंबर. और जो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होते उनको हम कहते हैं ऑड नंबर. यहां पे जो एक एमसीक्यूज बनता है जो काफी दफा पेपर में आ चुका है, वो याद रखना बड़ा जरूरी है कि 0 इज अ इवन नंबर. 0 इवन नंबर है. इवन नंबर 2 पे डिवाइड करें, 0 2 पे डिवाइड नहीं होता, लेकिन 0 इवन नंबर है. यहां पे एमसीक्यूज ये है. इसकी वजह क्या है कि 0 जब किसी भी चीज के लेफ्ट साइड पे होता है, ये 2 लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे 0 की कोई वर्थ नहीं होती, राइट साइड पे 0 की वर्थ होती है. राइट साइड पे जब भी किसी नंबर के साथ 0 लगाएंगे तो वो इवन बन जाएगा. लेट्स सपोज वी हैव अ 20. 2 के राइट साइड पे 0 लगाया तो 20 बन गया, 20 इवन नंबर हो गया. तो ये एमसीक्यूज इसमें जो बताया गया है कि 0 इज द इवन नंबर. नेक्स्ट वी हैव ऑड नंबर. ऑड नंबर विच आर 1, 2, 3 अप टू सो ऑन. इसके बाद हमारे पास आता है प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स द नंबर
ऐसे नंबर जो अपने आप के अलावा और किसी पे डिवाइड ना हो उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। जिनका और कोई मल्टीपल फैक्टर ना हो जिसपे पूरा पूरा डिवाइड हो सके उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 4, 6, 8, 11, 13, 17 up to so on. सॉरी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये तो कंपोजिट नंबर बन रहे हैं। प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 7, 11, 13 up to so on, 17, 19 up to so on. ऐसे नंबर जो किसी और पे पूरा अपने आप के अलावा और 1 के अलावा किसी और पे पूरा पूरा डिवाइड ना हो उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। स्टार्ट फ्रॉम 2, 2 का कोई और फैक्टर नहीं है। 4 लेट्स सपोज कर लें, 4 पे भी डिवाइड हो जाता है, 1 पे भी डिवाइड होता है, लेकिन उसका एक और मल्टीपल भी है जिसको हम 2 कहते हैं। 2 पे भी पूरा पूरा डिवाइड होता है, इसलिए 4 बीच में स्किप किया है। ये ऐसे नंबर हैं जो 1 और अपने आप के अलावा और किसी पे डिवाइड नहीं होते, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। इसमें याद रखने की बात यह है कि ये स्टार्ट कहां से होते हैं? 2 से। ये स्टार्ट कहां से होते हैं? 2 से। यहां पे एमसीक्यूज ये बन सकता है कि ये स्टार्ट कहां से होते हैं? 2 से। हाँ, 1 इज अ प्राइम नंबर और नॉट, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। लिहाजा आपने याद रखना है कि ये 2 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद आता है इसका रेसिप्रोकल क्या है? कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर, इसका रेसिप्रोकल है ये ऐसे नंबर जो 1 और अपने आप के अलावा किसी और पे भी डिवाइड हो सके उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम लेट्स सपोज 4, 6, 8, 9, 10, 12 up to so on. So these are the composite numbers. Next is, I think इसको रब ऑफ करना है। रैशनल नंबर। नेक्स्ट इज रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनको P ओवर Q की फॉर्म में लिखा जाए उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। ये जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, इसकी ज्यादा डिटेल जो है वो आपके वो ऊपर वाले लेवल पे है, लेकिन आपने सिर्फ ये याद रखना है कि रैशनल नंबर होते कैसे हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको आनी चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं जो P बाई Q के फॉर्म में लिखा जाए। P और Q का क्या मतलब है? यहाँ पे डेफिनेशन में ये सम टाइम आ सकता है कि यहाँ पे लिखा होता है Q इज नॉट इक्वल टू 0, कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं हो सकता। इन सिंपल इसकी एग्जांपल ये है 2/3, 4/7, जो भी ओवर की फॉर्म में लिखा जाए उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल होता है। इरेशनल नंबर इसका रेसिप्रोकल होता है जो ओवर की फॉर्म में ना लिखा जाए, √2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। इसमें आगे डिटेल है कि एवरी इरेशनल नंबर कैन बी रैशनल नंबर। वो कैसे हो सकता है कि अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 लिखा जाए, 1 हर एक का डिनोमिनेटर होता है, तो वो रैशनल नंबर बन सकता है। लेकिन ये डिबेट जो है ये प्योर मैथमेटिक्स की है, ये आगे डिबेट है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस क्या है। ऐसे नंबर जो P बाई Q की फॉर्म में लिखे जाए उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं, जो P बाई Q की फॉर्म में ना लिखे जाए उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं।
सो यहां से एक और बात ध्यान में आई, Q इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में जब भी वैल्यू 0 आ जाए तो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। मैथमेटिक्स में ये देखें, ये लिखा हुआ है 2/0। हमें पढ़ाया यूं ही आता है कि ये 0 ही होता है, लेकिन ये अनडिफाइंड होता है। दैट इज अनडिफाइंड फॉर्म। 0/2 जो है ये 0 होता है। डिनोमिनेटर में जब भी 0 आ जाए तो वैल्यू अनडिफाइंड होती है। ठीक हो गया। तो इसलिए यहां पे लिखा है कि Q नॉट बी इक्वल टू 0। P क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऊपर 0 आ जाए तो कोई इश्यू नहीं है, नीचे 0 आ जाए तो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, तो ये डिवाइड ही नहीं हो सकता। अप टू हियर एनी क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बेसिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। सर प्लीज मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें कर सकते ये हैं बात please? सामने है कि बेसिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बच्चों को। बच्चे ऐड ही नहीं कर सकते। उनको अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई चीज दी जाए, तो बच्चे ऐड ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लिखा है 2/3 प्लस 3/7, 50% बच्चे ये सॉल्व भी नहीं कर सकते कि ये ऐड कैसे होगा। और इसी वजह से जो क्वांटिटेटिव स्किल्स के बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है। और यही प्रॉब्लम होती है कि ऐड करनी आता है, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होता। कैलकुलेटर जब अलाउ नहीं होता तो बच्चे को पता ही नहीं है कि इसको कैसे करना। सो अभी हम इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सीखेंगे। उसके बाद डेसिमल में एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होती है, जो मेरे पास पॉसिबल आपको शॉर्टकट्स हैं वो मैं बताऊंगा कि शॉर्टकट से किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, ओके, डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाए तो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, वो मैथ में डिफाइन नहीं है। ये उसका रूल है। लेट्स सपोज ये लिखा हुआ है 2/0। सो जब वैल्यू डिनोमिनेटर में 0 होगी तो अनडिफाइंड होगी। हमें पढ़ाया यूं ही जाता है कि ये वैल्यू 0 होती है, लेकिन ये 0 नहीं होती। मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक ये वैल्यू अनडिफाइंड होती है। अगर ये लिखा हो 0/2 तो ये वैल्यू 0 होती है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वैल्यू अनडिफाइंड है, अगर न्यूमिनेटर में 0 आ जाए तो वैल्यू 0 होती है। 2/0 अनडिफाइंड है, डिनोमिनेटर में जब भी 0 आ जाए तो आपने कहना है वैल्यू अनडिफाइंड है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज, हम बेसिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखना चाह रहे थे कि अनडिफाइंड से क्या मीनिंग? अनडिफाइंड से मुराद यह है कि वैल्यू डिफाइन नहीं हो सकती, इन्फिनिट नंबर्स आ जाते हैं, वो मैथ में पॉसिबल नहीं है। मैथ में जो चीजें पॉसिबल नहीं होती उनको हम अनडिफाइंड फॉर्म दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है 1 2 3 अप टू सो ऑन, अप टू हम इन्फिनिटी कर देते हैं, क्योंकि हमें इसकी एंड चीजें नहीं पता होती। उसमें आगे डिबेट नहीं आती है कि इसमें रिकरिंग डेसिमल आ जाते हैं और बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं इस वजह से ये। लेकिन आप यूं समझिए ये पेट रूल है। इन अदर वर्ड इट इज अ पेट रूल। मैथ में बहुत सारी चीजें हैं जो पेट रूल हैं उसके। फॉर एग्जाम्पल ये इवन नंबर को इवन नंबर क्यों कहते हैं, ऑड नंबर क्यों कहते हैं, ये चीजें पेट रूल हैं कुछ इसके। अच्छा जी, 2/3 प्लस, हम एडिशन सीखना चाह रहे थे कि 2/3 प्लस 3/7, इसको ऐड कैसे करते हैं? इसके दो तरीके हैं, एक शॉर्टकट है, एक इसका मेथड है। मेथड इसका क्या है कि इसका हमने लेना है एलसीएम। एलसीएम लेके हम इस चीज को ऐड करते हैं। शॉर्टकट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एलसीएम का क्या तरीकाकार होता था, अगर आप याद करें छोटी क्लासों में, कि डिनोमिनेटर को हम लिखते थे 3 7, ये लिखा है। डिनोमिनेटर के अंदर डैश डाल के हम लिखते हैं, अगर 3 है, अगर 3 वैल्यूज हैं तो 3 दफा लिखा जाएगा डिनोमिनेटर। सो पहले 3 पे जाएगा, छोटे पे डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स 7 एज इट इज आ जाएगा। फिर हम 7 देखेंगे, 1 एज इट इज आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 1। अब इन सारों को हम मल्टीप्लाई करते थे और वो एलसीएम होता था। कैसे? 3 into 7, 1 into 1,
दैट विल बिकम, इन सारों को मल्टीप्लाई करें तो 21 एलसीएम आता है। 21 अगर एलसीएम आता है तो उसका तरीकाकार क्या था कि इसको हम किस तरह ऐड करते हैं, 2/3 प्लस 3/7। इसको ऐड करने का तरीका यह है कि इसका एलसीएम आ गया 21, ये डिनोमिनेटर में लिखेंगे, 3 जो है ये 7 टाइम 21 पे जाएगा, जितनी दफा जाएगा उसको न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 7 टाइम 7 2 टाइम क्या बन जाएगा 14, 7 3 टाइम 21 होता है और 3 3 टाइम 9 होता है। इट विल बिकम 14 प्लस 9 23, 23/21, दैट इज द आंसर ऑफ दिस फ्रैक्शन। सिमिलरली अब मैं इसका शॉर्टकट बताने लगा हूं कि शॉर्टकट क्या है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, जिससे आप इजीली चीजें फाइंड कर सकते हैं। कि अगर ये लिखा हुआ है 2/3 प्लस 3/7, ये तो इसका मैथमेटिकल वे है। अगर आपने आंसर लिखना है जिसमें स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, उसके लिए यही तरीका होता है। चूंकि आपका एमसीक्यूज पेपर है, इसमें ज्यादातर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होती है वो डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट इसका क्या वे है कि हम डायरेक्ट किस तरह ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जितना बड़ा डिनोमिनेटर है छोटा है जो भी है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 3 है तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दें। कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा आंसर 21, 7 3 टाइम 21, सेम वही है, इसका एलसीएम बन गया। लेकिन ये सम टाइम नहीं बनता, अगर इवन नंबर हो तो सम टाइम नहीं बचेगा। अगर नहीं बनेगा तो एंड पे उसकी कटिंग हो जाएगी, कटिंग होकर दोबारा वही आंसर आएगा जो एलसीएम का आंसर होता है। वो भी एक एग्जांपल करते हैं जिसमें कटिंग नहीं होती, कटिंग होती है। अब ये देखें 3 7 टाइम 7 2 टाइम 14, इसका तो सेम यहां से आगे स्टेप सेम है, 9 ये बन जाएगा 23/21। ऐसा मेरा ख्याल है मार्कर ही दूसरा है, मार्कर का इशू है मेरा ख्याल है, दूसरा मार्कर।
ओके, नेक्स्ट इज, अब हम वो एग्जांपल करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट तरीके से, ये देखें जरा, 3/5/6 प्लस 3/4। इसमें हम देखते हैं, पहले इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में फर्स्ट पर लिखे 6, फिर क्या आ रहा है 4। सबसे पहले जो मिनिमम डिजिट होता है उस पर डिवाइड करते हैं, 2 3 टाइम, 2 टाइम। अब ये आएगा, उसके बाद फिर 2 देखें, 3 एज इट इज आ जाएगा, ये 1 पे जाएगा। फिर हम 3 देखेंगे, 3 1 टाइम और ये 1 हो जाएगा। अब इन सारों को हम जो आंसर है इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जो डिवाइड कर रहे हैं, 2 2 3 1 into 1, 4 3s are 12। इसका एलसीएम आ जाएगा 12। एलसीएम जब 12 आ जाएगा, यहां पे हम इसका एलसीएम लिखेंगे 12। 6 2 टाइम 12, 2 5 टाइम 10। 4 3 टाइम 12, 3 3 टाइम 9। आंसर इसका आ जाएगा 19/12। ये तो इसका फॉर्मल वे है, मैथमेटिकल वे। अब हम इसका शॉर्टकट करते हैं जिसमें ये डिफरेंट आएगा। 5/6 प्लस 3/4। डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 6 into 4, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 24। 24 6 4 टाइम 24, 4 5 टाइम 20, 4 6 टाइम 6 3 टाइम 18। इसका आंसर आ जाएगा 38/24। अब ये 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 19 टाइम, ये क्या आ जाएगा 12 टाइम। आंसर इसका क्या आ जाएगा 19/12। शॉर्टकट मेथड ये है कि अगर आप इसको इजी समझ जाएंगे, डिवाइड करना आपको आता है, तो सबसे पहले नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें। नीचे वाले जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो उसी तरह करके एंड पे अगर कट जाएगा तो इसका मतलब है जो नीचे कटने के बाद है वो इसका एलसीएम है। बहरहाल आपको आंसर की जरूरत है, आंसर आपका यही आएगा। इसके लिए कुछ, ये जो कटिंग होती है इसके लिए कुछ वेज भी होते हैं। कटिंग के क्या वेज हैं? लेट्स सपोज 2 3 5 4 आ रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कैलकुलेटर आपके पास नहीं है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको डिवाइड कर चेक करने के लिए कि डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर एंड पे इवन नंबर आ जाए, लास्ट डिजिट देखना, इवन नंबर आ जाए तो वो 2 पे डिवाइड हो जाता है। ये 2-3 डिजिट हैं जिनके लिए ये मैथमेटिकली शॉर्टकट्स हैं। शॉर्टकट समझ लें कि एंड पे अगर 2 आ रहा है तो इस पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। एंड पे इवन नंबर आ रहा है तो ये 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 1 टाइम, 2 1 टाइम, यहां से 1 है 7 टाइम, फिर 7 टाइम, ये 1 1 7 7 आ जाएगा। ये पूरा पूरा डिवाइड है। इसका मुझे पता कैसे चला? सिर्फ लास्ट डिजिट देख, ये 2 पे डिवाइड है। ये अक्सर एमसीक्यू इस तरह के आ जाते हैं। आगे 3 के लिए भी रूल है। 3 के लिए क्या रूल है कि अगर लिखा हो हमारे पास 3 5 1, 3 5 1 है तो सिर्फ ये पूछना होगा ये 3 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये 3 पे डिवाइड हो जाता है। कैसे?
इन तीनों को आपस में ऐड करें, 3 + 5 + 1, आंसर क्या आता है 9। अगर 9 3 पे जो इसका सम आता है वो अगर 3 पे डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है होल वैल्यू जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाएगी। इसको देखें, 3 1 टाइम, 3 1 टाइम, आगे 21 बनेगा, ये 7 आ जाएगा, 3 7 टाइम। तो इसका हमें पता ये चला कि अगर उसके डिजिट का सम जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाए तो पूरी वैल्यू 3 पे डिवाइड हो जाती है। एक और लास्ट है, इसके लिए शॉर्टकट है 5 के लिए। 5 के लिए क्या शॉर्टकट है, अगर एंड पे जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू, 10 डिजिट की वैल्यू अगर आपसे पूछे कि ये 5 पे डिविजिबल है या नहीं है, एंड पे अगर 0 या 5 आ जाए तो वो डिविजिबल होगी। एंड पे अगर 0 या 5 आ जाए तो वैल्यू वो डिविजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल 350, एंड पे क्या आ रहा है 0, ये 0 हमने चेक करना है, लास्ट डिजिट है वो चेक करें, अगर वो 0 है या 5 है तो वो 5 पे डिविजिबल होगा। कैसे, 5 7 टाइम और आगे 0 आ जाएगा। अब 70 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 टाइम 5 7, 350 बनेगा। ठीक हो गया। तो आई थिंक कि आपको एलसीएम का कंसेप्ट और बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट क्लियर। सिमिलरली अगर वैल्यू में माइनस आ जाए तो उसी तरह हो जाती है। तो एक और फॉर्म है इसमें, 2 × 3/4 + 7 × 5/6। सर एक में तो गेट का है, मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, आप लोग को ये रिपीट कहाँ से करने मुझे जो है ना माइक ऑन करके बताएं बात। ये जो लास्ट कंसेप्ट समझाया ना ये वाला रिपीट कर दीजिए। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन आपने किया वो रिपीट कर। कौन सा, ये वाला? जी सर। ठीक हो, ये या ये लास्ट सर जो आपने पार्ट किया। सर स्टार्ट से जो लास्ट पार्ट? नेचुरल ये तो नंबर क्वेश्चन किया, ये मैं कुछ डिजिट्स के बारे में बताइए, आप जरा हमसे डिटेल में पूछ रहे हैं। अच्छा, डिजिट के बारे में कह रहे हैं कि जो 3 5 7 पे डिविजिबल थे, या दूसरे के बारे में कह रहे हैं जो एलसीएम वाला था? के बारे कौन से वाला? के बारे में जो लास्ट पे लिखा हुआ है, मार्कर भी यहाँ पे 354 और 350 ये वाला कॉन्सेप्ट है। अच्छा सर, 2 3 5 4 वाला स्टार्ट जो से एक जो नंबर आपने करवाए थे 2 3 काइंडली 5, वो ठीक भी है। एंड में रिपीट कर दीजिएगा चलो ठीक। मेरे। 2 3 5 वाला कंसेप्ट ये है कि 3 नंबर में बताया, 2 3 और 5, इन 3 नंबर्स के मैथ्स में शॉर्टकट एंड डिवीजन के, इन 3 नंबर के, इसके अलावा और किसी नंबर का नहीं, इन 3 नंबर के शॉर्टकट्स हैं कि जितनी बड़ी वैल्यू हो वो सिर्फ उसका लास्ट डिजिट देखे या कुछ को सम किए हुए हमें पता चल सकता है ये इस पे डिवाइड हो सकती है या नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, वैल्यू है 24 5 6 2, ये इतनी बड़ी वैल्यू है। ये एमसीक्यूज में अगर ये वैल्यू दी हुई है तो उसमें ये पूछेगा क्या ये 2 पे डिवाइड हो सकती है या नहीं हो सकती। आप इतनी डिवीजन करने लग जाएंगे तो ये आपके 2 मिनट ले लेगा। इसका शॉर्टकट ये है कि अगर लास्ट डिजिट सिर्फ देखना है, लास्ट डिजिट इसका क्या है 2, 2 अगर लास्ट डिजिट इवन नंबर है या 2 पे डिविजिबल है तो पूरी वैल्यू 2 पे डिवाइड होगी। ये 2 के लिए कंसेप्ट है। उसके बाद 3 का कंसेप्ट मैंने बताया था कि 3 के लिए क्या कंसेप्ट है कि अगर आपकी वैल्यू लिखी हुई है 3 5 1, इसको हम, वो पूछता है कि ये 3 पे डिविजिबल है या नहीं है। सम टाइम ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। दूसरा इसका फायदा कहां हो सकता है, ये कटिंग में, ये मुझे कैसे पता चला कि ये 2 पे डिवाइड होगी, ये 2 पे डिवाइड होगी, क्योंकि इसके एंड पे 8 आ रहा है, इस पे 4 है, अगर नीचे 5 होता तो ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकती। इसलिए एंड पे कटिंग सेम होके एलसीएम वाला वही आ जाता है जो फार्मूले से आता है। ठीक हो गया। तो 3 वाला बता रहा था कि इसकी जरूरत हमें कटिंग में भी होगी, ये हमारा टाइम सेव करेगी चीजें। 3 5 1, इन तीनों को हम ऐड करते हैं रफ में,
3 + 5 + 1, इसका आंसर आता है 9। ये एक छोटी वैल्यू आ जाती है। छोटी वैल्यू अगर इनको ऐड करने से जो आंसर आता है वो 3 पे अगर डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब है जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो सारी डिवाइड हो जाएगी। ये 9 है, 3 पे डिविजिबल है, लिहाजा ये 351 भी डिविजिबल हो। तो इसका क्या आएगा, 1 टाइम यहां पे 2 बचेगा, 117 आ जाएगा। तो ये अगर आपको याद हो, जो आप छोटे होते डिवीजन करते थे 351/3 इस तरह से करते थे, 3 1 टाइम 3 5 1 टाइम 3 2 आ जाएगा, फिर यहां से 1 आ जाएगा, ये क्या बनेगा 7 21। इसका आंसर क्या आ जाएगा 117। आज सिर्फ बेसिक इसलिए बता रहा हूं, कल से हम इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे कि जो इसके वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको ये चीजें नहीं आती तो वर्ड प्रॉब्लम आप सॉल्व भी नहीं कर सकते। क्वेश्चन तो बाद की बात है कि आपको समझ आए इसमें करना क्या, पहले आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन ही ना आती हो, फिर आप आगे मूव भी नहीं कर सकते, कैलकुलेटर आपके पास अलाउ नहीं है। सर एक क्वेश्चन है कि अगर वो 2 तो जो है वो लेफ्ट साइड इसके बाद ये फ्रैक्शन में कुछ क्वेश्चन है, 2 × 3/4 + 7 × 5/6, इसका भी जस्ट टच देके मैं जा रहा हूं क्योंकि सर एक मिनट, एक क्वेश्चन आया। हाँ जी सर बताइए। क्वेश्चन जी सर एक क्वेश्चन है कि अगर राइट साइड पे 2 का डिविजिबल आए तो भी वो 2 पे डिवाइड हो जाता है या सिर्फ 2 आएगा? और दूसरा तरीका है कि अगर वो मतलब ऑड नंबर आए जो 3 पे डिवाइड होता है तो भी वो हो जाएगा, या आई मीन कि वो हो जाएगा उस पे डिवाइड? और 5 का भी इसी ठीक तरह है। है कि अगर वो 5 पे डिवाइड हो जाए तो भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर वो कह रहे हैं कि अगर राइट साइड पे 2 का जो वो आता है, यानी जो आपने 2 वाला करवाया ये डिविजिबल, हाँ। अगर वो राइट साइड पे ही आता है तो फिर ही डिविजिबल होगा। इसी तरह 3 और 5 का भी, कि अगर वो ओड है और अगर 5 आता है एंड पे तो फिर वो 5 पे डिविजिबल होगा कि नहीं? यहाँ पे जी यहाँ पे 2 आएगा, इवन नंबर आएगा तो फिर ये डिवाइड है। ये 2 के लिए, सिर्फ 5 के लिए नहीं है, ठीक। ये सिर्फ 2 के लिए। 2 लास्ट डिजिट देखना है, वो अगर 2 आता है तो वो 2 नहीं मतलब इवन आता है तो वो डिविजिबल होगा। 0 2 4 6 8 ये 4 डिजिट आएंगे लास्ट पे तो आपको पता होगा ये वैल्यू पूरी डिवाइड हो सकती है। 5 के लिए ये था कि अगर एंड पे 0 आता है, लास्ट 0 या 5 आता है, फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू है 540, एंड पे क्या आ रहा है 0, ये 2 पे भी डिवाइड है लेकिन ये 5 पे भी डिवाइड है। अगर ये आ जाए 545, ये 2 पे डिवाइड नहीं है लेकिन ये 5 पे डिवाइड है, एंड पे 0 या 5 आ जाए तो वैल्यू 5 पे डिवाइड हो। ये जस्ट शॉर्टकट्स हैं। आपने, अगर आपको नहीं इन चीजों की समझ आ रही तो आप लोगों ने डिवाइड कर लेना है ताकि आपको आंसर में कोई एरर ना आ जाए। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन थे कि इनको कैसे सॉल्व करना है। 2 × 3/4 + 7 × 5/6। सबसे पहले ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं, सबसे पहले इनको हम प्रॉपर बनाते हैं। प्रॉपर बनाने का तरीका क्या होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें। ये इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसको ऐड कैसे करना है, तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में बनाया जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद इसका एलसीएम लिया जाएगा, फिर बाद में उसको कंटिन्यू किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 × 3/4 + 7 × 5/6, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद इसका हम आंसर देखेंगे कि सिंप्लीफाई इसको किस तरह करना है। एक मिनट, ठीक है। टू 2 × 3/4 + 7 × 5/6, ये एमसीक्यू था। लेट्स सपोज इसका हमने आंसर फाइंड करना। आंसर इसका ओवर की फॉर्म में होगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। अब इसको हम करते हैं, इसका तरीकाकार क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस हम ये करते हैं और ये न्यूमिनेटर में वैल्यू लिखी जाती है। अगर आपको याद हो, अब ये देखना जरा इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनती है। 4 × 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस ये करेंगे।
11 बनेगा, जो आंसर आएगा उसको ऊपर लिखना है, बटे के ऊपर लिखना है, और जो 4 है उसको नीचे लिखना है। इस तरह ये रिमूव होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस ये ऐड करते हैं, और जो आंसर आए इनको ऐड और मल्टीप्लाई करने से वो न्यूमिनेटर में लिखा जाता है, और डिनोमिनेटर में वही चीज आती है जो ऑलरेडी लिखी हो। प्लस 6 को 7 से उसी तरह 7 6 आर 42, 42 प्लस 5 47 डिवाइड बाय 6। सिमिलरली इसको आगे हम उसी तरह सॉल्व करते हैं जो हमारा तरीका है। इसका एलसीएम क्या आता है, 2 मेथड है या शॉर्टकट। ये पीछे जो एग्जांपल किया उसके एंड पे 4 और 6 आ रहा था, 4 और 6 आ रहा है, उसका मतलब है इसका 12 एलसीएम है। ये आप खुद कर सकते हैं, पहले मैंने 4 और 6 वाले डिनोमिनेटर से ही करवाया। तो ये क्या आएगा, 4 3 टाइम 12, 3 11 टाइम 6 2 टाइम 12, 247 टाइम 94, 94 और इसको हम ऐड करते हैं 94 और 33 7 127 बाय 12। इतनी बड़ी वैल्यू का ये आंसर है। तो 5 मिनट अजान की ब्रेक के बाद। अच्छा जी, 5 मिनट अजान की ब्रेक है, इसके बाद शुरू करते हैं। टू इंटू 1/3 प्लस 0.12 प्लस 0.03, 3 इंटू 5/7 प्लस 7/9 प्लस
0.007। ये कुछ क्वेश्चन है, इनको आपने ट्राई करना है, बैठ के इनका सम फाइंड करने की कोशिश करनी है। पहले इसके पॉइंट्स खत्म करने हैं, फिर एलसीएम लेना है, जैसे पॉसिबल है आप कर सकते हैं उसको, इसका आंसर आपने कैलकुलेट करना है। और इंशाल्लाह हम कल से हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन थी, इसको आपने रिवाइज करना है, खुद से एग्जाम्पल लेके करना है, ताकि ये चीजें आपको क्लियर हो जाएं। ये चीजें आपको क्लियर होंगी तो फिर हम वर्ड प्रॉब्लम पे जा सकेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम को पहले समझना है, समझने के बाद आपको कैलकुलेशन ही अगर नहीं आती तो आप आगे कैसे चल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आज राय साहब का पहला लेक्चर था, तो आपने ना अपना प्रॉपर फीडबैक देना है कि सर, क्योंकि ये तो टेंशन नहीं है सर, जो आप कहेंगे इंशाल्लाह वो मतलब है कि सर आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आपने प्रॉपर फीडबैक देना है कि किस तरह अगर कोई चीज कमी रह गई है आपने हमें बताना है कि इस तरह अगर सर आपको कोई और चीज कोई आपको जिस तरह बेहतर तरीके से समझ आ जाता है, क्योंकि आपने याद रखना है हम अपना पूरा बेस्ट देंगे इंशाल्लाह। तो इस वजह से ये है कि आपने प्रॉपर हमें जो है वो इन्फॉर्म करना है कि ये चीज जो है हो जाए तो और बेहतर हो सकता है। ये नहीं कि इसमें नॉलेज का इशू है ही नहीं, तरीकाकार होता है, हर बंदे को अपनी अपनी मतलब है कि होता है तरीका कि उसको किस तरह समझ आता है ना। तो ये आपने हमें प्रॉपरली जो है वो अपना फीडबैक देना है। तो अभी शुरू करते हैं जी। जो कल हमारा लेक्चर रह गया था, आपको होता है कि हम हिस्ट्री कर रहे थे, कनाडा की यूएस की हिस्ट्री जो है वो हमने करनी है आज। तो अच्छा जी, कल हमने ना कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस की थी, जो कैनेडियन जो हिस्ट्री थी उसके बारे में मैंने आपको उनकी लैंग्वेज बताई थी कि किस लैंग्वेज में मतलब है ज्यादा आपको पंजाबी लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है जी, दूसरी बड़ी लैंग्वेज जो है। तो इस वजह से हम उसको थोड़ा सा वहीं से स्टार्ट करते हैं जी। कैनेडियन जो लैंग्वेज थी उस हिसाब से अगर आप देखें तो आप ये देखें कि हमने उनकी जो ऐसे 2 मिनट के लिए रिपीट कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि जो हमने बातें की थी जी कल। आपको होता है कि एक तो कैपिटल की बात की थी, लैंड ऑफ लिलीज, लैंड ऑफ स्नो, लैंड ऑफ मैपल लीफ, ये चीज की जी। फिर इनका इंडिपेंडेंस डे जो है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। इनकी एक सिक्योरिटी एजेंसी थी CSIS, जिसको हम बोलते हैं कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस। तो इस तरह मतलब है कि ये चीजें कुछ हमने कल डिस्कस की थी। फिर मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि 59% लोग जो है यहाँ पे वो फ्रेंच अपना कैनेडियन इंग्लिश वो अपना बोलते हैं जी, इंग्लिश उनकी लैंग्वेज है। और तकरीबन 23% लोग जो है वो यहाँ पे फ्रेंच बोलते हैं, कल डिस्कस हुआ था। और आपको बताया कि अनऑफिशियली जो है दूसरी बड़ी लैंग्वेज जो है, ये कहता है वीडियो स्टक हुई है, अब ठीक है। अच्छा जी, तो 23% जो है वो यहाँ पे फ्रेंच है, लेकिन आपने याद रखना है कि अनऑफिशियली हमने डिस्कस किया था कल भी कि इनकी बड़ी लैंग्वेज जो है वो कौन सी है जी, वो पंजाबी है। तो आप ना ज़हन में रखिएगा कि पंजाबी के लिए जो है बाबा गुरु नानक, उनका थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड डिस्कस करना है जी कि 1469 में बाबा गुरु नानक जो है वो यहां पे पैदा हुए थे तलवंडी में। और उसको क्या बोलते हैं जी, ननकाना साहब। आज मॉडर्न दौर में उसका नाम क्या है, ननकाना साहब। और 1539 में बाबा जी की डेथ हो गई थी करतारपुर जो आपको होता है कि अब कॉरिडोर के नाम से पॉपुलर हुआ है, नारोवाल वाला इलाका जो है जो सियालकोट का, यहां पे। तो ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पे करतारपुर में बाबा जी की डेथ हुई थी। और इनकी एक जो मतलब है हिस्टोरिकल प्लेस है सिखों की, वो आपने याद रखिएगा कि 1588 में बनी थी। वो कौन सी थी जी, आपको पता होना चाहिए कि गोल्डन टेम्पल है जी, जिसे हरमिंदर साहिब बोलते हैं जी। तो याद रखिएगा जी, इसकी बुनियाद जो है वो हजरत मियां मीर ने रखी थी, जो सूफी बुजुर्ग है जी, और लाहौर में उनका मतलब मजार भी है जी। तो
आप रखिएगा, याद रखिएगा कि हजरत मियां मीर ने मैसेज दिया था कि इस्लाम जो है इसको किसी भी दूसरे मजहब से इस तरह कोई खौफ नहीं है, और ये जिस तरह डर होता है कि इन्होंने खुद बुनियाद रख के ये बता दिया था जी। तो आप याद रखें कि हम बात कर रहे थे ये सिखों की, तो सिखों ने रूल भी किया है जी। नहीं, तलवंडी जो है ये ननकाना साहब, जो आजकल मॉडर्न दौर में ननकाना साहब है उसको तलवंडी बोलते हैं जी। तो वहां पे पैदा हुए थे, आज मॉडर्न दौर में ननकाना साहब है जी। तो आपने याद रखना है जी कि सिख दौर में इनके गुरु आए हैं जी, क्योंकि ये जो हरमिंदर साहब बना था ये गुरु रामदास ने बनवाया था, इसकी बुनियाद हजरत मियां मीर ने रखी थी। अब अगर देखें तो यहाँ पे गुरु अर्जन भी आया है, गुरु तेज बहादुर सिंह आया है, गुरु गोबिंद है, गुरु जो है आप ये देखें कि बंदा सिंह बहादुर, ये काफी सारे नाम है जी। तो आज हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है जी कि इनका रूल, सिख रूल जो है ना वो किस तरह आया था जी। आपको पता है 1799 में सिखों ने हुकूमत भी की है जी पंजाब पे। आपको पता है लाइन ऑफ पंजाब, रंजीत सिंह जो है उसको बोला जाता है जी लाइन ऑफ पंजाब। शेरे पंजाब जो है वो आपने याद रखना है जी। कौन सा बंदा है जी, ये 1799 में जो शेरे पंजाब है जी, ये रंजीत सिंह, ये रूलर बनता है यहां पे पंजाब का। तो याद रखिएगा जी रंजीत सिंह जो है ये 1799 में ये रूलर बनता है, और ये 1839 में यहां पे इसकी डेथ होती है। और आपने याद रखना है कि इसकी मां का नाम जो था वो राज कौर है जी, और इसके वालिद का नाम है महा सिंह। आपने याद रखना है कि इसकी वाइफ का नाम था जिंद कौर। इसकी औलाद में नाम तो काफी सारे हैं जी, आप ये देखें तो ऐसे मैं लिख भी देता हूं। इसके बेटे का नाम, पहले बेटे का नाम जो आगे रूलर बनता है इसकी जगह पे खड़क सिंह है जी। उसके बाद ईश्वर सिंह, शेर सिंह, उसके बाद आप देखिएगा तो ईश्वर सिंह, शेर सिंह, आप देखें तो जैसे हमारे पठानों में नाम होते हैं जुमा सिंह, और जुमा जो है जुमा खान, ठीक। बाबा गुरु नानक जो है आपने याद रखिएगा कि कहते हैं कि उन्होंने हज भी किया था, और उनकी जो तालीमात है बेसिकली वो इस्लाम से ज्यादा अटैच थी। लेकिन आप इस तरह कोई ऑथेंटिक जो है ना वो दलील नहीं दी जा सकती, क्योंकि जो मुस्लिम है वो कहते हैं कि बाबा गुरु नानक जो है, क्योंकि आपको पता है करतारपुर में एक डिस्प्यूट भी आया था बाबा जी की डेथ के ऊपर। मुसलमान कहते थे कि हमने इनको तदफीन करनी है, दफन करना है, लेकिन सिख कहते थे हमने इनको जलाना है। तो इस तरह कहते हैं कि इनका डिस्प्यूट आ गया था, और जो स्टोरी सुनाई जाती है वो यही था कि जब ये डिस्प्यूट बढ़ा तो बाबा जी की डेड बॉडी की तरफ जब लोग गए तो जो चादर ऊपर पड़ी हुई थी डेड बॉडी के, तो नीचे डेड बॉडी थी ही नहीं, तो कुछ फूल थे। तो इस तरह क्या हुआ, डिवीजन हो गई थी कि वो कुछ फूल मुसलमानों को दिए गए और कुछ जो है वो सिखों को, सिखों ने अपने जला दिए और मुसलमानों ने अपने दफना दिए। तो स्टिल इट इज अ डिस्प्यूटेड बाबा, ठीक है जी। तो आप याद रखिए कि डिस्प्यूटेड है जी, मुसलमान इसको कहते हैं जी ये हमारा था, और सिख कहते हैं हमारा है जी। तो ये अभी तक कंफ्यूजन है जी। तो बस आप ये देखें कि ये जो सिखों का रूल है ये बेसिकली 1799 से 1849 तक जाता है जी। तो इसमें नाम जो है आपको बता रहा था खड़क सिंह है, ईश्वर सिंह है, शेर सिंह है। उसके बाद जिस तरह हमारे यहाँ पठानों के नाम चेंज होते हैं, आपको पता है कि जैसे ही जो एरिया मतलब है कि उनके पास आप इस अंदाज में देखें तो आ जाता है कि जैसे जुमा खान है, मंगल खान, इस तरह इसके नाम बच्चों के नाम पे भी मुल्तान के से मुल्ताना सिंह, पिशौरा सिंह, कश्मीरा सिंह, वो भी इसकी औलाद थी। आखिर में इसका आखिरी बेटा था दुलीप सिंह जो लास्ट रूलर है जी। आपने याद रखिएगा कि लास्ट रूलर ऑफ जो है सिख अंपायर है वो दुलीप सिंह है। तो अब ये देखें कि ये इस डायनेस्टी में एक जो इवेंट आया था वो भी डिस्कस करना है आपके साथ कि 1831 में आपने याद रखना है कि सैयद अहमद शहीद और सैयद इस्माइल शहीद की शहादत होती है, वो भी सिख राज में थी। आपको पता है कि सिखों ने अटैक करके सैयद इस्माइल शहीद और सैयद
अहमद शहीद को मतलब है कि शहीद किया था। आपने याद रखना है कि ये बालाकोट के मकाम पे। तो 1849 में इनकी जो गवर्नमेंट खत्म होती है वो ज़हन में रखिएगा, मंडी बहाउद्दीन का इलाका है चेलियां वाला, वहां पे जंग हुई थी ब्रिटिश सरकार के साथ ही। सिर्फ पंजाब में थी जी बेसिकली, कुछ जो है वो एरियाज जो है केपी के थे इनके पास, लेकिन ज्यादा जो मेजर पोर्शन था क्योंकि इनका कैपिटल लाहौर था जी, सिख अंपायर का जो कैपिटल है वो लाहौर था। तो इस वजह से ज़हन में रखिएगा कि ये पंजाब मेजर पोर्शन पंजाब का था इनके पास। तो आपने याद रखना कि 49 में इनका दौर खत्म हो जाता है जी यहां से। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड के सिख जो है वो पंजाब अपना कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके में कैसे चले गए। आपको होता है कि 47 में यहाँ पे एक इशू आया था कि जब पार्टीशन हुई थी तो सिख लोग कहते थे कि क्योंकि ननकाना साहब के हमारा मजहबी सेटअप है यहाँ पे, तो ननकाना साहब को इंडिया में शामिल किया जाए। तो अगर बाबा जी ने कहा था कि अगर मजहबी बुनियादों पे आपने डिवीजन करनी है तो फिर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का मजार जो है वो दिल्ली में है। अजमेर शरीफ आपको पता है राजस्थान सूबा में अजमेर शरीफ है और वहां पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का मजार है। इस तरह आपको पता है पूरे इंडिया में मुख्तलिफ जगह पे हमारे सूफी बुजुर्ग जो है वो दफन है। उन्होंने कहा अगर इस तरह करना है तो फिर वो मजारों की बाउंड्रियां बनाएंगे तो फिर दिल्ली भी पाकिस्तान के पास आना होगा जी। तो इस तरह आप ज़हन में रखिएगा कि फिर ये बाउंड्री बनी थी और शेखुपुरा जो है यानी ननकाना साहब जो है वो पाकिस्तान में आ गया। लेकिन पार्टीशन के बाद सिखों के साथ वो सलूक नहीं किया गया, जो इनको वो राइट्स नहीं मिले। तो आपको पता है कि यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। और 1966 में क्या हुआ था जी कि पंजाब के 3 सूबे बना दिए गए थे। एक है हरियाणा, अगला है हिमाचल प्रदेश और एक है इंडियन पंजाब। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हरियाणा और इंडियन पंजाब का एक ही कैपिटल है जिसका नाम है चंडीगढ़, और हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला। तो ये 1960 कह रहे हैं एरर आ रहा है कुछ, उनकी साइड पे नेट हो गया। हमारी तरफ से ठीक है भाई, आपका अपना जो है ना वो नेट ठीक नहीं है अपना ठीक है। तो आप ये देखें जी कि हरियाणा और इंडियन पंजाब का एक कैपिटल है, उसका नाम क्या है जी चंडीगढ़। और हिमाचल प्रदेश आपने याद रखना है इसका कैपिटल शिमला है, शिमला डेपुटेशन, शिमला एग्रीमेंट। तो भाई बेसिकली काउंटर किया गया है सिख कम्युनिटी को, क्योंकि चाह रहे थे जैसे हमारे यहाँ देखें ना बलूचिस्तान है, तो आपको बलूचिस्तान को देखें तो कुछ हिस्सा प्रो पाकिस्तान है, कुछ हिस्सा एंटी पाकिस्तान है। जो अपर बेल्ट है पठान बेल्ट है, यानी कि जिसमें आप देखें तो क्वेटा है, किला अब्दुल्ला है, किला सैफुल्ला है, पेशीन, जोब, मूसा खेल, बार खान, लोरालाई, ये सारा इलाका प्रो पाकिस्तान है। लेकिन अगर नीचे जाएं डेरा बूटी से नीचे अगर आप चले जाएं तो जिस तरह आप देखें तो खारान है, खुजदार है, ये पंजगूर है, लसबेला है, अवारान है, ये सारा इलाका जो है ये एंटी पाकिस्तान मूवमेंट जहां पे चली है। तो अगर हम भी चाहें तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि ये एरिया जो है उसको हम अलहदा कर देंगे तो फिर इजीली हम काउंटर कर सकते हैं इस इंसर्जेंसी को जो बलूचिस्तान में है। तो इंडिया ने यही किया कि उन्होंने पावर सिखों की को खत्म करने के लिए डिवीजन कर दी गई, क्योंकि पंजाब में जो सिख कम्युनिटी थी यानी पंजाबी बोलने वाला, आपको पता है हरियाणा वाले जो है वो थोड़ी सी उर्दू टाइप पंजाबी बोलते हैं, तो इस वजह से उनको, और शिमला वाले जो है उनको यानी कि हिमाचल, तो इस तरह डिवीजन लैंग्वेज बेसिस पे और एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे उन्होंने की थी। उस बेस में था आगे सिखों की पावर को कम किया जाए, लेकिन इसका फिर भी खतरा आपको पता है कि आगे बढ़ता गया। 1971 की बार जो पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, तो उसके बाद हमें भी बड़ा गुस्सा था, हमने वो सिख मूवमेंट को थोड़ा और प्रमोट करने की कोशिश की। तो आपको पता है 1984 गोल्डन टेम्पल अमृतसर, आपको होता है कि गोल्डन टेम्पल अमृतसर पे अटैक कर दिया सिख आर्मी ने, अपना इंडियन आर्मी ने। तो इस तरह क्या हुआ कि काफी सारे लोग जो है वो इन सिखों के मारे गए। तो उस रिएक्शन में, क्योंकि इनका मजहबी मकाम था, उस वजह से कहां पे रिएक्शन हुआ जी, आपको पता है 2 महीने बाद अक्टूबर 1984 में 2 सिख थे, एक का नाम था जसवंत सिंह और दूसरे का नाम था बेहंत सिंह। उन दोनों ने अटैक करके इंदिरा गांधी को उड़ा दिया। आपको पता है जब इंदिरा गांधी मरती है तो पूरे मुल्क में एक
लॉलेसनेस की सिचुएशन बन जाती है। जहां जहां सिख मिले उन्होंने इनको मारा। आपको पता है कि हिंदू कम्युनिटी जो थी, जैसे मुसलमानों के साथ हो रहा है, सेम कंडीशन क्या हो गई जी, ये बन गई थी अपना सिखों के साथ। तो इस तरह ओवरऑल जहां जहां सिख जो थे उनके लिए हालात टफ होते गए। तो फिर इनको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, इसी तरह जर्मनी और कनाडा, इन सारे ममालिक ने इनको असाइलम दी। लेकिन ज्यादा सिख जो है वो कहां पहुंचे जी, कनाडा। और वहां पे जाके ये कौन सा रेवोल्यूशन लेके आए, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो आपने याद रखना है जी कि इस तरह कनेडियन अब नई नस्ल तैयार हो चुकी है। आपको ये भी बता दूं कि कुछ अर्सा पहले सिख वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे कनाडा में। तो ये 9/11 के वाकये से पहले अब कनेडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि इनको काउंटर करने के लिए इंडियन अपना पाकिस्तानी पंजाब से हम लेके आए बंदे, ताकि इनको काउंटर करें सिखों को। लेकिन क्या हुआ जी कि आगे 9/11 का वाकया पेश आ गया। आपको पता है काफी सारे लोगों की यहाँ पे इमिग्रेशन जो है वो अप्रूव हो चुकी थी, लेकिन 9/11 के वाकये ने उस सब को खत्म कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि पाकिस्तान पे, क्योंकि आपको पता है डायरेक्ट इल्जाम आ गया था, मुसलमानों पे इल्जाम आ गया था, तो उन्हें लगा कि सिख जो है वो वैसे तंग करते हैं तो पाकिस्तानी तो ये टेररिस्ट हो जाएंगे जी, तो इधर ज्यादा हालात खराब होंगे। तो इस तरह ये फिर नहीं हो सका, क्योंकि गोरे चाहते थे कि जट्टों को जट्टों से ही लड़वाया जाए। तो आपने याद रखना है जी कि ये थोड़ा सा ऐसे डिस्कस किया जी। अब कनाडा को हम प्रॉपरली डिस्कस करते हैं जी कि यहाँ पे एक बॉर्डर आपके साथ मैंने कल डिस्कस किया था, 1818 में बॉर्डर बना था जी, 1818 में, जिसका नाम क्या था, 49 पैरेलल लाइन। आपने याद रखना है 49 पैरेलल लाइन जो है ये 5061 किलोमीटर का बॉर्डर है जी। ये दुनिया में दो ममालिक के दरमियान सबसे बड़ा बॉर्डर जो है वो कंसीडर होता है। सर पंजाब का आखिरी रूलर दुलीप सिंह, आपको बता दूं कि 1849 में दुलीप सिंह जो है वो जंग हार गया था, लेकिन छोटा बच्चा था, क्योंकि ये पैदा हुआ था 1838 में। आखिरी बेटा है रंजीत सिंह का, तो छोटा था। तो आपने याद रखें कि गोरों ने इसे मारा नहीं है, इसको साथ ले गए थे यूके, और वहां पे ये जाके 1893 में डेथ हुई है दुलीप सिंह की। तो याद रखिएगा कि ये बंदा जो है सिख, जो जिंद कौर इसकी मां थी वो भी, और ये दोनों जो है वहां पे इनको लाया गया जी, यूके ये ले गए थे गोरे इनको। तो ध्यान में रखिएगा कि दुलीप सिंह जो है इस जंग में मारा नहीं गया जी, और उसको 1893 में जाके उसकी डेथ हुई थी। तो अब चलते हैं जी कि आपने याद रखना है कि इनका एक बॉर्डर है अलास्का और कनाडा का बॉर्डर जो है उसकी लेंथ आपने याद रखनी है 2475 किलोमीटर है जी, कनाडा और अलास्का। आपको पता है कि कनाडा और अलास्का का बॉर्डर मिलता है, तो सिर्फ कनाडा का बॉर्डर जो है वो यूएस के साथ है जी बेसिकली। और दो तरह से, एक तो 49 पैरेलल लाइन था और दूसरा अलास्का वाला बॉर्डर जो है 2475 किलोमीटर है। अच्छा जी, आगे आप देखें तो यहाँ पे जो इस बॉर्डर पे आती है ना, वो एक तो लेक सुपीरियर है जी, आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी जो है फ्रेश वाटर लेक वो आती है जी। और आप ये देखें तो ग्रेट लेक्स के नाम से वो मशहूर है। और दूसरी नियाग्रा वाटरफॉल, दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल जो है वो नियाग्रा है जी, तो वो भी इस बॉर्डर पे आती है जी। अगर हिस्ट्री में अगर हम देखें तो ये जो आजाद हुए हैं ना जी, बेसिकली आप थोड़ा सा पीछे आपको ले जाएंगे 1818 में, तो आपको पता है कि यहाँ पे ये बाउंड्री बनी थी। फिर 1836 में यहाँ पे पहली रेलवे लाइन जो है वो स्टार्ट हुई है जी। 1836 में जो है वो रेलवे सेटअप जो है वो स्टार्ट हुआ जी। तो आपने याद रखना है 1836 में। और उसके बाद आप देखें तो 1850 में गोल्ड डिस्कवर हुआ है जी। 1850 में यहां पे आपने याद रखना है कि क्या डिस्कवर हुआ था जी, गोल्ड। उसके बाद इनकी आजादी है जी, 1867 में ये आजाद हुए थे जी। और आपको कल भी बताया था कि 1931 में इनको रिकॉग्नाइज किया था यूके ने। तो 1867 में ये यूके से आजाद हो गए थे जी। उसके बाद 1920 में ये लीग ऑफ नेशन का हिस्सा बने हैं जी। 1920 में लीग ऑफ नेशन ये फाउंडिंग मेंबर है जी। और 1949 में ये नेटो का हिस्सा बना था जी कनाडा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो ये आ जाता है जी के
1965 में इनका नाम जो है वो लैंड ऑफ मैपल लीफ, वो 1965 में स्टार्ट हो गया था जी। मैपल लीफ वाला जो इनका पेज भी आता है जी, एम्बेलम जो है, लेकिन 1996 में ऑफिशियली अप्रूव हुआ था। मैपल लीफ इनके झंडे पे आना स्टार्ट हो गया था 65 में, लेकिन 1996 में क्या हो गया जी, ऑफिशियली अप्रूव हो गया था। अच्छा जी, आगे देखिए तो यहाँ पे ओलंपिक्स जो होती हैं, पहली दफा ओलंपिक्स हुई थी 1976 में, कनाडा में ओलंपिक्स होती हैं। आपने याद रखना है कि पहली दफा कहां हुई थी, 1976 में, और वो है मॉन्ट्रियल शहर है जी इनका। यहां पे 1976 ओलंपिक्स हुई थी जी। अच्छा जी, अब आगे डेट देखें तो आपने ध्यान में रखिएगा कि 1992 में पहली औरत जो है वो आपने याद रखना है कि स्पेस में कैनेडियन फर्स्ट वीमेन जो है वो रोबर्टा बॉन्दर औरत का नाम है जी। ये 1993, तो याद रखिएगा कि पहले ये औरत जो है वो कहां जाती है जी, ये स्पेस में गई थी। 1992 है, सॉरी, ये ध्यान रखिएगा जी। और 1993 में किम कैम्पबेल ये फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर बनी थी यहां पे 1993 में। याद रखिएगा 1992 में फर्स्ट लेडी जो है वो स्पेस में गई है, और 1993 में किम कैम्पबेल जो है ये क्या करती है जी, कि ये पहली प्राइम मिनिस्टर है कहां की जी, कैनेडियन फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर। आपने याद रखना है कि वो 1993 में किम कैम्पबेल ये बनती है। और आपको पता है 2015 से जस्टिन ट्रूडो जो है ये क्या बना जी, यहाँ पे अपना कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है जी, स्टिल चल रहा है, यंगेस्ट जो है, किसको आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर है कैनेडियन। और यहाँ पे नियाग्रा वाटरफॉल, और आपको बताया कि लेक सुपीरियर। तो ये थोड़ी सी चीजें थी जो कैनेडियन हिस्ट्री के साथ, और उसमें आपको पंजाबी लैंग्वेज का बता दिया। अब मेन हमने जाना है जी, जो मुल्क है जी हमारे पास यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। जेल में रखिएगा कितनी स्टेट्स हैं जी यूएस की, 50 स्टेट्स हैं जी। और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है ये इसकी सबसे बड़ी स्टेट जो है वो है एरिया वाइज अलास्का, और पॉपुलेशन वाइज है वो कैलिफोर्निया। इसकी एक स्टेट है जी जो लीस्ट पॉपुलेटेड है, उसे क्या बोलते हैं, योमिंग। योमिंग स्टेट है जी लीस्ट पॉपुलेटेड। तो ध्यान में रखिएगा कि लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट जो है उसको योमिंग बोलते हैं। अब चलते हैं जी कि अमेरिका का, सबसे पहले तो आप इसकी लिखेंगे कि ये आजाद कब हुआ था जी। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है ये 4 जुलाई, इससे ध्यान में रखिएगा यूएसए की हिस्ट्री है जी, तो 4 जुलाई 1776 में ये आजाद हुआ था। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अमेरिका जो है वो डिस्कवर किया था कोलंबस ने। तो कोलंबस जो है वो बेसिकली इटालियन है जी। कोई बंदा आपसे कई दफा क्वेश्चन आ चुका है कि कोलंबस जो है वो कहां से था, तो बेसिकली इटालियन था, लेकिन पुर्तगाल जो है ना, लिस्बोन पोर्ट से इसको लॉन्च किया गया था जी, लिस्बोन से। तो ध्यान में रखिएगा कि कोलंबस जो है ये 1492 में आया था। कोलंबस ने, मैंने पहले आपको एक दिन जो हम फ्रांस अपना स्पेन को डिस्कस कर रहे थे उस वक्त बताया था कि गरनाता स्टेट खत्म हुई थी, स्पेन से मुसलमान निकले थे 1492 में। तो 1492 में ही कोलंबस ने डिस्कवर किया था अमेरिका। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि डिस्कवरी के बाद यहाँ पे 1620 में स्टार्ट हुई है जी, ब्रिटिश अपना आना स्टार्ट हुआ। जब 1620 में आया तो आपने याद रखें कि इनकी कॉलोनीज बनना स्टार्ट हुई हैं, लेकिन इनके खिलाफ जो चीजें आई हैं आप देखें तो 1773 बूस्टन टी पार्टी, बूस्टन टी पार्टी का जो इवेंट होता है वो 1773 में फिलाडेल्फिया स्टेट के अंदर हुआ था, बूस्टन शहर में। तो तकरीबन 300 के करीब क्रेट थे जी चाय और कॉफी के, जो
अटलांटिक ओशन में फेंक दिए गए। तो आप देखें कि यहां से एक बेस बनती है, और 1775 में ज़हन में रखिएगा कि जॉर्ज वाशिंगटन जो है ये कमांडर इन चीफ बना था जी। किसका जी? ये जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए जो टीम तैयार हुई, जो आर्मी तैयार हुई, उसका लीडर था जॉर्ज वाशिंगटन। ये कमांडर बना था और यहां से वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई थी। लेकिन किस मुल्क ने इस वार ऑफ इंडिपेंडेंस में मदद की है? अमेरिका की जी। तो ज़हन में रखिएगा कि वो फ्रांस था, क्योंकि आपको याद होना चाहिए एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड, यानी कि आपको पता है कि ब्रिटिश और फ्रांस आपस में लड़ रहे थे। तो जब उन्हें लगा कि यहाँ पे अमेरिका जो है वो अमेरिकन उठना शुरू हुए, तो उन्हें तो बड़ी खुशी हुई कि चलो इस तरीके से क्या होता है कि अमेरिका का नुकसान होगा, अपना ब्रिटिश का नुकसान होगा जी, तो हम अमेरिका को सपोर्ट करते हैं। हालांकि और लिंक कोई नहीं था, सिर्फ वो फ्रेंच के साथ, जो ब्रिटेन के साथ दुश्मनी थी। जैसे हमें देखे कि इंडिया का कोई नुकसान हो तो हमें बड़ी दिली खुशी होती है, इसी तरह इंडिया वाले भी खुश होते हैं हमारे नुकसान पे। तो हम दोनों मुल्क एक दूसरे पे पैसा लगा रहे हैं सिर्फ उनका नुकसान करने के लिए। तो आपने याद रखना है कि हुआ यही था कि फ्रेंच ने सपोर्ट किया। आपको पता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो 1886 में दिया गया था, वो बेसिकली इसी 100 साल जो वो मतलब है कि आजादी के ऊपर 1886 में स्टैचू ऑफ लिबर्टी वो फ्रांस ने दिया था। आपको पता है सर जो है वो गुस्टैव एफल, जिसने एफल टावर बनाया था, उसी ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया था। ये दोनों चीजें एक बंदे ने बनाई और फ्रेंच था वो गुस्टैव एफल, उसने बनाया था। इंशाल्लाह फ्रांस जब करेंगे तो उसमें मजीद डिस्कस करेंगे उसको। तो आप ये देखिएगा कि आजादी तो हो गई अपना, यहां से ये मतलब है कि फ्रांस वाले जो उनकी मदद से अमेरिका को आजादी मिल गई, ब्रिटिश का नुकसान हो गया, लेकिन इसी से फ्रांस का भी नुकसान हुआ था। वो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हुआ ये था कि जब यहाँ पे लोग आए फ्रेंच लोग और यहाँ पे फ्रीडम डिक्लेरेशन लिखी गई, उसमें एक चीज लिखी गई थी कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका विल डिसाइड द फेट ऑफ नेशन, यानी हम सारे लोग मिलके अमेरिका के फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। तो अब ज़हन में रखिएगा, ये कोई इरशाद हुसैन एक हाथ उठाया हुआ बीच में, ये क्या है? अच्छा पहले तो उसका फिर लेना था ना क्वेश्चन जो था, ऐसे ना गरीब उठा ही रखे हाथ। तो अब ये देखिए कि बात आपसे कर रहे थे, हुआ क्या कि फ्रांस जो है, फ्रांस के लोग जब वापस जाते हैं, उन्हें जब ये लगा ना कि यार एक किंग जो है हमारे यहाँ तो लुइस 16 है। आपको पता है फ्रेंच का उस वक्त जो किंग था उसका नाम था लुइस 16। तो कहते हैं जी किंग ही डिसाइड करता है, हमारे यहाँ तो कोई डेमोक्रेटिक सेटअप ही नहीं है। तो ये एक मूवमेंट चली थी, यहाँ पे लोगों में एक आइडिया आया था। तो आपने याद रखना है कि उस आइडिया को फिर रोसो, फ्रेंच जो बहुत बड़ा शायर है जी रोसो ने फिर उसको प्रमोट किया। तो इस तरह एक आइडियोलॉजी बनी। और आपको पता है कि 1789 इनका 4 जुलाई को ये आजादी है, तो वो 14 जुलाई 1789 फ्रेंच जो है, आपने याद रखना है कि 14 जुलाई 1789 में फ्रांस में क्या आ जाता है जी, रेवोल्यूशन, और किंग की पावर जो है वो खत्म हो जाती है। तो इसमें ज़हन में रखिएगा कि किसी का घर गिराने से अपना भी गिर सकता है, ठीक है ना जी। तो ये सिर्फ एग्जांपल देनी थी, इंशाल्लाह दोबारा फ्रांस में जाके वहां पे करेंगे जी। अच्छा आगे चलते हैं जी। तो आजादी तो मिल गई, क्योंकि वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट तो 1775 में हुई थी, लेकिन 4 जुलाई 1776 को आजादी मिल गई। इनका फ्लैग कब बना है जी? 1777 में इनका फ्लैग बना है। आपने याद रखना है जी, अमेरिकन फ्लैग में एक तो ऐसे यहाँ पे कितनी लाइनें हैं जी? 13 लाइनें हैं और साथ 50 स्टार्स हैं जी। तो आपने याद रखना है ये 50 स्टार जो शो करते हैं जी, ये 50 स्टेट्स को करते हैं। और ये जो 13 लाइनें हैं ये ओरिजिनल कॉलोनीज जो थी, ओरिजिनल स्टेट जो थी इनके झंडे में, उनको शो करती हैं। यानी ये पहले फाउंडिंग मेंबर थे जी, इस वजह से अलहदा से शो किए गए, और फिर इनको इन 50 स्टेट्स में भी शो किया गया। तो आपने याद रखना है कि इनको प्रॉपर जो है वो इंपॉर्टेंस दी गई है कि 50 स्टार का मतलब क्या है, 50 स्टेट्स। लेकिन ये जो 13 लाइनें है ना, 13 लाइनें, इसमें रेड और व्हाइट है, तो आप ध्यान रखिएगा कि उनको क्या बोलते हैं जी,
वो ओरिजिनल कॉलोनीज या ओरिजिनल स्टेट थी अमेरिका की, जो उस दौर में पहले स्टार्ट में इनके पास थी। अच्छा जी, 1783 आपने याद रखना, ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी। 1783 में एक ट्रीटी हुई है जी, इसका नाम रखा गया ट्रीटी ऑफ पेरिस। आप याद रखें कि इसमें रिकॉग्नाइज किया था अमेरिका को ब्रिटेन ने। ट्रीटी ऑफ पेरिस में अमेरिका को रिकॉग्नाइज कर लिया किसने जी? ब्रिटेन ने। फिर इसी तरह 1785 में न्यूयॉर्क, टेम्परेरी तौर पे न्यूयॉर्क क्या बन गया जी? कैपिटल ऑफ अमेरिका। तो 1785 न्यूयॉर्क जो है वो कैपिटल है जी। इसको न्यूयॉर्क को बिग एप्पल भी बोलते हैं जी, और सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर भी बोला जाता है। स्काई स्क्रैपर का मतलब यह है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जी, यहाँ पे आसमान को छूती बिल्डिंगों को बोलते हैं जी। तो 1785 न्यूयॉर्क आपने याद रखिएगा जी। और दूसरा आपने ध्यान में रखना है कि 1788 में इनका पहला कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, रेटिफाई हुआ था। दुनिया का सबसे छोटा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपने याद रखना है, 7 आर्टिकल है। तो इसमें जो है वो 27 अमेंडमेंट्स हो चुकी है, लेकिन दुनिया का सबसे छोटा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो माना जाता है। अच्छा जी, तो अब ये देखें कि जो 1789 है इनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रेटिफाई हुआ, और 1789 में इनका पहला प्रेसिडेंट बना था जी, जिसका नाम क्या है? जॉर्ज वाशिंगटन। कोई पूछे कि जॉर्ज वाशिंगटन कब प्रेसिडेंट बना है, तो 1789 में जो है वो बना जी। और उसके बाद आपको होता है 1790 पहला जो बिल आया जी, बिल ऑफ राइट्स। आपको पता होना चाहिए कि उसमें 10 अमेंडमेंट स्टार्ट में ही हो गई थी, यानी कि 88 के बाद जो है बिल ऑफ राइट्स में जो है वो 10 अमेंडमेंट स्टार्ट हो गई थी जी। तो आपने ध्यान में रखना है कि इनका बड़ा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, इजीली उसमें अमेंडमेंट नहीं होती। लेकिन 1790 में बिल ऑफ राइट्स आया था जी, उसमें पहली 10 अमेंडमेंट्स आपने याद रखना है कि वो हो गई थी। अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें 280 आर्टिकल है और तकरीबन 25 अमेंडमेंट्स जो रिकमेंडेड जो है वो हो चुकी हैं। तो 280 आर्टिकल 25, और आया भी कब है जी? आपको पता है 1973। बीच में ये ज़ियाउल हक पीरियड भी सस्पेंड रहा है जी, और उसके बाद मुशर्रफ पीरियड में भी सस्पेंड रहा है। तो थोड़ा टाइम से मिला, लेकिन फिर भी हमने 25 के करीब अमेंडमेंट्स कर ली हैं। लेकिन इनका जो है वो 1788 में आया था जी, और आप ये देखें कि अभी तक 27 अमेंडमेंट्स है, और छोटा कितना है? टोटली 7 आर्टिकल। तो याद रखिएगा कि ये थोड़ा सा कंपैरिजन। तो आगे देखें जी कि 1792 ये व्हाइट हाउस बनना स्टार्ट हुआ था जी। आपने ध्यान में रखना है कि 1792 में व्हाइट हाउस बनना स्टार्ट हुआ था वाशिंगटन में, और 1800 में ये कंप्लीट हुआ है। और पहला प्रेसिडेंट जो व्हाइट हाउस में दाखिल हुआ था उसका नाम है जॉन एडम। ये जॉर्ज वाशिंगटन नहीं जा सका था जी, ये क्योंकि आपको पता है 1797 में ये रिटायर हो गया था जी, क्योंकि 2 टर्म ली थी जॉर्ज वाशिंगटन ने। वहीं से एक ट्रेडिशन पड़ गई है कि सारे ही प्रेसिडेंट जो है वो 2 टर्म जो है वो लेते हैं जी। आपने याद रखना है कि इनका रूटीन मैटर है कि इनमें 2 टर्म चलती हैं, लेकिन एक ही इनका प्रेसिडेंट है जिसने 4 टर्म ली थी। वो इंशाल्लाह वो आगे बताएंगे आपको, क्योंकि 1932 से लेकर 1945 तक फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। तो याद रखिएगा कि वो 4 टर्म है जी, बाकी सारे क्या है जी 2 टर्म में चलती है, या किसी की 1 टर्म है जी। तो जॉन एडम आपने याद रखना है, ये पहला बंदा है जो व्हाइट हाउस में दाखिल हुआ था। और इस व्हाइट हाउस को, यानी प्रेसिडेंट हाउस पहले बोलते थे, इसको व्हाइट हाउस इस वजह से बोलते हैं कि 1814 में आग लगी थी जी। कुछ लोगों ने इस बिल्डिंग को आग लगा दी थी, जिससे ये बिल्डिंग जल गई थी। फिर इसको कलर दिया गया था व्हाइट, तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया जी? व्हाइट हाउस। तो ध्यान में रखिएगा 1814 में इसको व्हाइट हाउस का नाम दिया गया। अब एक चीज आपको बतानी है कि 1803 में एक स्टेट है जी जो मिलती है किसको जी?
ये अमेरिका के साथ वो ऐड होती है जी, तो आप याद रखिएगा कि उसका नाम है लुज़ानिया। लुज़ानिया स्टेट जो है ये फ्रांस से खरीदी थी किसने जी, अमेरिका ने 1803 में। उसके बाद आप देखें तो 1819 के अंदर 1819 के अंदर एक स्टेट का नाम है फ्लोरिडा, ये स्पेन से लिया है जी अमेरिका ने। तो ज़हन में रखिएगा स्पेन से कौन सी स्टेट ली थी जी, वो फ्लोरिडा है जी। आपको पता है कि नासा का हेडक्वार्टर यहां पे आता है जी। और मियामी पोर्ट आपने याद रखना है, खूबसूरत है पोर्ट है जी मियामी, ये बहुत ही खूबसूरत बीच है जी और दुनिया पूरी में ये टूरिज्म के लिए बहुत पॉपुलर है। तो याद रखिएगा जी ये 1819 में आया, 1819 में जो है वो ये स्टेट हिस्सा बनी है किसका जी, ये अमेरिका का। फिर आप देखें तो 1836 1836 में एक है टेक्सास, टेक्सास जिसे बोलते हैं जी, ये टेक्सास स्टेट जो है वो ज़हन में रखिएगा 1836 ये अलग हो जाती है मैक्सिको से जी। और 1845 में ये हिस्सा बनती है किसका जी, यूएस का। तो टेक्सास जो है टेक्सास बोलते हैं, ये स्टेट याद रखिएगा कि ये किससे अलग होती है जी, तो ये बेसिकली मैक्सिको से है। फिर उसके बाद ये आगे हिस्सा बन जाती है किसका, अमेरिका का जी। तो आप एक और चीजें याद रखेंगे जी, यहां पे कुछ और स्टेट्स मिली हैं जिनमें आप देखें तो जो न्यू मैक्सिको है और एरिजोना है, नवेदा है, ठीक है जी, और कुछ पोर्शन कोलोराडो का है। ये कुछ स्टेट्स हैं जी, उनके मैं नाम लिख देता हूं। तो ये स्टेट्स जो है ये 1848 के अंदर जो है ये हिस्सा बनी है, क्योंकि ये भी हुई तो मैक्सिको से अलग थी और ये फिर अमेरिका ने ये परचेज की हैं बेसिकली। आप ये देखें तो कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया है जी, नवेदा है जी, न्यू मैक्सिको है, उसके बाद एरिजोना है जी और सम पार्ट ऑफ कोलोराडो है। तो इस तरह ये स्टेट जो थी ना, ये बेसिकली एक स्टेट का नाम इसे यूटीएच भी लिखते हैं जी, वो आप ये देखिएगा। ये सारी स्टेट जो है ये बेसिकली क्या थी जी, कि ये अलग हुई है मैक्सिको से और ये हिस्सा बनी है किसका जी, ये बनी है हिस्सा अमेरिका का। तो ये 1848 के अंदर है जी। फिर आप देखें तो आगे अगर डिस्कस हम करें तो 1860 में अब्राहम लिंकन ये प्रेसिडेंट बनता है। आपको पता है कि अब्राहम लिंकन जो है ये एक गरीब फैमिली से इसका तल्लुक था जी। कहते हैं कि ये एक लकड़हारे का बेटा था और ये हार के फिर जीत गया। कहते हैं कि ये यूनियन काउंसिल पे आ रहा था, तहसील लेवल पे आ रहा था, डिस्ट्रिक्ट पे, डिवीजन पे, और आखिर में इसने प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का इलेक्शन लड़ा और ये जीत गया। ये 16वां प्रेसिडेंट था जी और गरीब प्रेसिडेंट में इसका जिक्र आता है जी। तो 1860 में ये बना था, लेकिन आपने याद रखना है 1861 में यहाँ पे मतलब है कि स्टेट्स का आपस में एक क्लैश आ गया था, जिसको आप सिविल वार भी बोल सकते हैं जी। 1861 में यहाँ पे कोई 11 के करीब स्टेट थी जो साउदर्न अमेरिका में, साउथ अमेरिका जो है बेसिकली आपने याद रखना है, साउदर्न स्टेट थी 11 स्टेट कहां से थी जी, साउथ अमेरिका। साउदर्न जो हिस्सा है अमेरिका का, यूएस का, उसमें साउदर्न स्टेट जो है वो उन्होंने कहा जी कि ये हमारा प्रेसिडेंट नहीं है अब्राहम लिंकन। उन्होंने अपना नाम दिया था डेविसन जेफर, अपना डेविसन जो है वो है उसका नाम जेफरसन डेविस, जेफरसन डेविस। उन्होंने ये बंदा अपना नाम दे दिया कि हमारा प्रेसिडेंट जो है वो ये है। तो इस तरह सिविल वार आपको पता होना चाहिए कि काफी अरसा चलती रही, लेकिन 1865 में सिविल वार भी खत्म होती है। 1865 में 13th अमेंडमेंट हुई थी।
जिसके तहत क्या कर दिया जी, स्लेवरी को खत्म कर दिया। स्लेवरी एंड हो जाती है जी, अब्राहम लिंकन भी एंड हो जाता है। आपको पता है कि असैसिनेट कर दिया गया था 1865 में अब्राहम लिंकन को। तो याद रखिएगा स्लेवरी भी उसने खत्म की, किस अमेंडमेंट में, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 13th अमेंडमेंट में। और खुद ये प्रेसिडेंट था, 16वां प्रेसिडेंट था, और 1865 में इसकी असैसिनेशन हो जाती है। क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग हिज ऑफिस, यानी कि अब्राहम लिंकन का अभी टेन्योर चल रहा था और उसकी डेथ हुई। इसी तरह आपको पता है ड्यूरिंग हिज ऑफिस जो है वो जॉन एफ कैनेडी जो 1963 में कत्ल होता है जी, तो वो भी ड्यूरिंग हिज ऑफिस था, ये भी ड्यूरिंग जो है वो, अभी इसका टेन्योर जो है वो, कुछ लोग समझते हैं कि वो ऑफिस के अंदर कत्ल किया गया है, इस वजह से कहते हैं कि ड्यूरिंग हिज ऑफिस। बेसिकली उसका टेन्योर जो है अभी चल रहा था जी एज ए प्रेसिडेंट। आगे आप देखें तो 1865 अपना 1867 जो है वो ज़हन में रखिएगा कि अलास्का की डेट है जी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया जी। और आपने याद रखना है सारे दोस्तों को कि ये लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। कैसे? यूट्यूब के ऊपर सीएसएस क्लब में ना ये पूरा लेक्चर जो है वो पड़ा हुआ है। तो एक आपने काम क्या करना है कि जिस दोस्त को कोई मसला हो तो जस्ट एक दफा वो लेक्चर जो है वो सुन ले, क्योंकि अमेरिकन हिस्ट्री के ऊपर, यूएस हिस्ट्री के ऊपर हमने डिटेल लेक्चर जो है वो, क्योंकि ये जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं जी, जो डेट्स कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने ये याद रखनी है। और आपको ये बता दूं कि ये सारा लेक्चर जो है, जो अभी आज आपके साथ डिस्कस हो रहा है, ये सीएसएस क्लब जो है यानी यूट्यूब चैनल, उसके ऊपर पड़ा हुआ है। आप जस्ट जो है वो वहां से जाके एक मतलब है कि उस वीडियो को सुन लेंगे तो वो पूछ रहे हैं जी आपकी डाइट बता देंगे। ठीक है जी, डाइट कोई नहीं है, जस्ट मेरे भाई पता क्या होता है, आपको सिंपल सी बात बता दूं कि जब आपको जुनून होगा ना कुछ करने का, तो अच्छा जी जो है कि चले वैसे जनरल सी चीजें कर लेते हैं 2 मिनट। तो आपको लेक्चर आपने जस्ट ये क्या करना है कि वहां से आपने ले लेना है, तो बाकी अगर दिमाग आपका इतने में फुल हो गया है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। पता है क्या है, जो चीज आपने गेन करनी है ना, टारगेट आपका है, आपको हमने उस लेवल पे लेके जाना है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक लेवल है। क्योंकि अगर आप देखें तो मेरे भाई पूरा पाकिस्तान जो है वो जॉब के लिए लगा हुआ है। आपने ये ज़हन में रखिएगा कि सिर्फ एक जॉब एक ऐसा सेटअप है जिसमें आप इज्जत के साथ जो है वो जिंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। क्योंकि सिंपल मेरे भाई, क्योंकि हम मीडियाकर फैमिली से लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि बिजनेस कर लें, ठीक है जी, लोगों को हायर करें और उनकी सरसत लेके हम पैसे कमा के एंजॉय करें। हमारे पास सिर्फ एक ही पोर्शन सिस्टम है कि जिससे हम लड़ के इस सोसाइटी के अंदर अपना नाम बना सकते हैं, और वो है गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है वो पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड नेशन में गवर्नमेंट जॉब बहुत जरूरी है, और वो भी फोर्सेस वाली। क्योंकि आप देखें कि यूरोप अमेरिका में आप रहें तो आपको कोई बंदा छेड़ता नहीं है, अपनी धुन में आप रहेंगे, इदारे अपना काम करते हैं। यहाँ पे आप अपना काम भी सही तरीके से कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास पैसे हों या कुछ इस तरह का सिस्टम हो तो सोसाइटी जो है वो तंग करना शुरू कर देती है। तो ये ज़हन में रखिएगा कि इस अंदाज में आपने मेहनत करनी है, आप कोशिश करनी है, जुनून की हद तक पढ़ना है, फिर जाके हालात बेहतर होने हैं। जो लोग जो है ना वो कहते हैं ना कि रोज का थोड़ा थोड़ा करेंगे, उस तरह का काम चलना नहीं है। तो एक तो यह है कि आप अभी अगर थक गए हैं ना तो आप इस तरह करें, तो बाकी जो है ना वो मैथ के जो टीचर हैं उनका आपने जरूर फीडबैक दे रहा है। चलो हमारा तो आपके साथ कोऑर्डिनेशन रहना ही रहना है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि सर की को आपने जो फीडबैक देना है उससे क्या फायदा होगा कि आप जो है वो और बेहतर करके जिस अंदाज में आप समझ सकेंगे उस अंदाज में आपको वो समझाएंगे। तो ऐसा करते हैं, आज इतने ही रखते हैं कि अमेरिकन हिस्ट्री जो है वो यूट्यूब पे एक पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, वो भी एक दफा आज वहां से देख लीजिएगा। फिर ऐसा करेंगे कल स्पीडी जो है वो क्यूबा को और अमेरिका सारे को जो है वो कवर करवा के इंशाल्लाह आपको मैं ले जाऊंगा आगे जो है एशिया पे, यानी सऊदी अरेबिया से जाके हम फिर एशिया को टच करेंगे। ठीक हो गया जी? तो फिर यहां तक रखते हैं, क्योंकि बोरिंग नहीं होना चाहिए। जितना आपको अच्छी तरह फीड हो गया उतना हम मतलब है कि रखेंगे जिसको।
ठीक है जी। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, लेकिन जुनून पैदा करें, करंट पैदा करें मेरे भाई। करंट पैदा होगा तो फिर बल्ब जलने हैं जी, रोशनी तभी होनी है अगर करंट निकलेगा तो। ठीक होगा जी। तो अल्लाह ताला आप कामयाब ना सके।